सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों और श्रोताओं को मंजी वर्मा और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। तो बस हम लोग सखी सहेली के मंच पर आ गए हैं अपने विषय को लेकर के। तो इससे पहले कि हम मुझे लगा कि खाली हाथ आए हम लोग। नहीं, खाली हाथ तो नहीं, हाथ हमेशा भरे रहते हैं, चाहे वो रेखाओं से भरे हों, चाहे अंगूठियों से भरे, चाहे कड़े से भरे हो, मिठाई से भरे हों या ढेर सारी शुभकामनाओं से भरे हों और कार्यक्रम के ढेर सारे विषयों से भरे हों, है ना। बिल्कुल। आज तो व्यंजन विधि है साथ में, व्यंजन ही व्यंजन हम लोग के पास। तो आज व्यंजन बताएंगे। और देखिए मौसम ही ऐसा चल रहा है ना कि गर्मियों का मौसम है, तो आंखों का लू से बचाओ, इस पर हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल। और साथ में आज है सखी विशेष का दिन जी। तो इसमें स्वतंत्रता सेनानी वनलता दास गुप्ता के बारे में बताएंगे हम लोग कि उन्होंने क्या क्या किया जी। और इसके संग संग आज राजस संक्रांति है जो उड़ीसा में मनाया जाता है, तो इसकी पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं सभी को। जी, सभी को शुभकामनाएं देते हैं। और इसके साथ साथ हम कुछ बात ऐसी करेंगे कि बाहर का तनाव घर ना लाएं। तनाव कई तरीके के हो सकते हैं, तो उन पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन जैसे कि आज है राजस संक्रांति पर्व है जो उड़ीसा में मनाया जाता है, इसे रज संक्रांति भी कहते हैं। तो 15 जून को सूर्य के मिथुन राशि में प्रवेश करने से उड़ीसा का ये पर्व आज के दिन मनाया जाता है। मिथुन संक्रांति से शुरू होकर ये पर्व 4 दिनों तक चलता है। इसे रज संक्रांति पर्व भी कहा जाता है और इस दौरान धरती माता की पूजा की जाती है। और ये नारित्व का एक तरीके से कहना चाहिए उत्सव है, त्यौहार है। और इसे कृषि पर्व के साथ ही लोग जो क्या होता है कि पहली बारिश का स्वागत भी इससे करते हैं। भूदेवी की खास पूजा की जाती है, यानी धरती माता की पूजा की जाती है। और इस त्यौहार में महिलाएं, कुंवारी लड़कियां हिस्सा लेती हैं इस दिन। और इस दिन ये वो भी करते हैं, कामना करते हैं कि फसल अच्छी हो। और जैसे फसल अच्छी हो तो जाहिर है कि धरती का श्रृंगार जो है वो फसलें हैं। ऐसे ही लड़कियों की बात अगर करें तो भाई विवाह एक मुख्य कार्य होता है, तो उन्हें वर अच्छा मिले, उनका विवाह अच्छी तरह से हो, ये कामना की जाती है ना। बिल्कुल। और उड़ीसा में इस दिन को त्योहार की तरह मनाया जाता है, जिसे राजा परबा कहा जाता है। पहली बारिश होती है और राजा गीत भी गाए जाते हैं, जो इस राज्य का लोक संगीत है। सूर्य देव की पूजा भी की जाती है जी। और 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में पहले दिन को पहली राजा, दूसरे दिन को मिथुन संक्रांति और तीसरे दिन को भूदाहा या बासी राजा कहते हैं। और फिर चौथे दिन बसुमती स्नान कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जैसे कि हर महीने मासिक धर्म होता है, वैसे देखो शायद इसीलिए राजस नाम है, क्योंकि रजस्वला कहा जाता है ना, रज संक्रांति, तो जो उनके शरीर के विकास का प्रतीक है। तो कुछ ऐसे ही धरती के विकास का ये प्रतीक है ना। और ये 3 दिन जो है यानी धरती माँ के मासिक धर्म के रूप में माना जाता है इसको, प्रतीक के तौर पर जी। और जो कहते हैं ना कि इसी तरह से पृथ्वी के विकास का प्रतीक है। बिल्कुल। और वहीं चौथा दिन धरती माता के स्नान का होता है, जिसे वसुमती गढ़ुआ कहते हैं। इन दिनों में पीसने वाले पत्थर, जिसे सिलबट्टा कहा जाता है, उसका उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि उसे भूदेवी का रूप माना जाता है। और पर्व के पहले दिन सुबह जल्दी उठकर महिलाएं नहाती हैं, बाकी 2 दिनों तक स्नान नहीं किया करती। फिर चौथे दिन स्नान करके भूदेवी की पूजा की जाती है और कई तरह की चीजें दान की जाती हैं। वैसे भी हमारे यहाँ सब तीज त्योहार उत्सव में दान की परंपरा है, ताकि जो संपन्न लोग हैं वो तो मनाएं ही, और जिनके पास नहीं है वो भी मना लें अच्छी तरीके से। चंदन, सिंदूर, फूल से देवी की पूजा की जाती है। कई तरह के फल चढ़ाए जाते हैं मौसम के, और इसके बाद इनको दान करा जाता है। इन दिनों कपड़े का भी दान किया जाता है। इस पर पर्व के दौरान जो होता है कि धरती माँ की पूजा की जाती है, तो उस दिन खुदाई नहीं की जाती। जी, जो बुवाई जुताई भी नहीं की जाती है, और घर की साफ सफाई की जाती है। बाग बगीचों में झूले लगाए जाते हैं। महिलाएं व्रत 3 दिनों तक रखती हैं। गीत संगीत का कार्यक्रम होता है और पहले दिन हल्दी लगाकर स्नान किया जाता है और चौथे दिन भी इसी तरह हल्दी लगाकर स्नान करते हैं। और इसके बाद सिलबट्टे को भी स्नान कराया जाता है। और जब झूला पड़ता है तो बहुत सारी महिलाएं और लड़कियां सब मिलकर झूला झूलती हैं और वहाँ के लोग गीत गाती हैं, तो इस पर्व का आनंद ही दुगना हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। और ये जो 3 दिन तक मतलब त्योहार, ये 4 दिन मनाया जाता है, आनंदमय उत्सव में बिताते हैं। केवल कच्चा और पौष्टिक भोजन, विशेष रूप से पोड़ा पीठ खाने, स्नान नहीं करने, नमक लेने,
नंगे पैर नहीं चलने और भविष्य में स्वस्थ बच्चों को जन्म देने की कसम खाने जैसे रीति रिवाजों का पालन करते हैं। राजा के उल्लास की सबसे ज्वलंत और सुखद यादें हैं बड़े बरगद के पेड़ों पर रस्सी के झूले, गीतात्मक लोकगीत जो कि वातावरण का आनंद लेते हुए दाम्पत्य सौंदर्य से सुनते हैं। देखो वैसे भी मौसम जब ऐसा आ गया ना जी। मानसून का, तो यानी कि अब आप झूले झूलिए, खूब आनंद आनंद लीजिए, लीजिए। बढ़िया बढ़िया खाइए पीजिए और पूरा मौसम का आनंद लें, है ना। और हम भी और गीत सुन लें, हम है भी ना। लेते हैं, थोड़ा सा बारिश का आनंद ले लेते हैं। बिल्कुल। बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में। बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में। प्रीत ने सिंगार किया, मैं बनी दुल्हन, मैं बनी दुल्हन। सपनों की रिमझिम में नाच उठा मन, मेरा नाच उठा मन। आज मैं तुम्हारी हुई, तुम मेरे सनम। आज मैं तुम्हारी हुई, तुम मेरे सनम, तुम मेरे सनम। बरसात में, बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में। ये समा है जा रहे हो कैसे मनाऊं, कैसे मनाऊं। ये समा है जा रहे हो कैसे मनाऊं, कैसे मनाऊं। मैं तुम्हारी राह में ये नैन बिछाऊं, नैन बिछाऊं। जो न आओ तुमको मेरी जान की कसम, जान की कसम। बरसात में, बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में। देर न करना कहीं ये आस टूट जाए, सांस छूट जाए। देर न करना कहीं ये आस टूट जाए, सांस छूट जाए। तुम न आओ दिल की लगी मुझको ही जलाए, खाक में मिलाए। आग की लपटों में पुकारे यूं मेरा गम, मिल न सके हाय, मिल न सके हम। मिल न सके हाय, मिल न सके हम। तो जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे ना कि इस पर्व में झूले भी झूले जाते हैं, तो जी। रेणु जी झूले भी बहुत किस्म के होते हैं। अच्छा। जैसे राम डोली, चरकी डोली, हाँ। पटा डोली, डांडी डोली, और बहुत सारे जब झूले होते हैं तो देखिए उसकी रंगत भी क्या होती होगी, बिल्कुल सही है बात ना। है। और सजी संवरी महिलाएं और लड़कियां तो बस देखने ही बनता होगा। वही कहते हैं ना, हाथ में पूरे सब चीज श्रृंगार की भरी रहती है ना। तो इसका पर्व भी बहुत जबरदस्त होता होगा और इसकी शुभकामनाएं सबको देते हैं। और हम ये बता देते हैं कि ये गीत तो फिर हमने बरसात फिल्म से लिया था, जो अभी हमने सुनवाया। बरसात फिल्म का गीत हमने सुना, हमारे साथियों को जरूर अच्छा लगा होगा। और आज हम जब बात करने जा रहे हैं खास तौर से स्वतंत्रता सेनानी की, जैसा जी। कि आज दिन है, तो वनलता दास गुप्ता, इनका जन्म सन 1915 में बिदगांव जनपद विक्रमपुर ढाका में हुआ था। इनके पिता श्री हेमचंद दास गुप्ता और माता का नाम निर्मला सुंदर, दोनों पति पत्नी सुशिक्षित राष्ट्र प्रेमी थे। उनका परिवार देशभक्ति भाव से ओतप्रोत था। घर में भी क्रांतिकारियों का प्रायः आना जाना लगा रहता था, इसलिए वनलता पर बचपन से ही इसका प्रभाव पड़ने लगा और वो देश प्रेम तो था ही मन में, जी।
कुछ करने का जज्बा भी उमड़ने लगा। जी, वनलता ने बचपन में इतने किस्से कहानियां सुन रखी थी कि आपका मन देश प्रेम से भरा जा रहा था। वनलता की 2 बहनें थीं, चारूदास गुप्ता और शांतिदास गुप्ता। दोनों बहनों का वनलता को खूब सहयोग मिला। बचपन से इन्हें श्वास का रोग भी हो गया था और इनके माता-पिता इन्हें उच्च शिक्षा दिलवाना चाहते थे। और रोगग्रस्त होने के कारण इन्हें नियमित रूप से शिक्षा नहीं मिल पा रही थी ना। और फिर क्या हुआ कि वनलता ने फिर भी शिक्षा ली, क्योंकि एक जज्बा था उनके में। साथ में खेल कूद, व्यायाम, साइकिल चलाना, मोटर चलाने से लेकर विमान चलाने तक का उन्होंने प्रशिक्षण लिया। जी हाँ, और बाद में उनकी उच्च शिक्षा सेंट जॉन्स डायोसेसन गर्ल्स कॉलेज में हुई। वहाँ भी उन्होंने अन्य छात्रों से विदेशी वस्त्रों को ना पहनने के लिए उन्होंने कहा। बाद में सन 1933 में बंगाल फ्लाइंग क्लब की प्रशिक्षु भी बनी और इसी दौरान उन्हें कॉलेज में किसी तरह दाखिला भी मिल गया था। और उनकी कई सहेलियां थी जो मेडिकल की छात्राएं थी, विप्लवी दल की सदस्याएं भी थीं। घर परिवार से मिले आदर्श और कर्मठ जीवन के संस्कार लेकर कॉलेज में भी स्वदेशी के प्रचार प्रसार में जुट गई और आंदोलन में भी भाग लेने लगी। सन 1933 में वनलता दास गुप्ता कॉलेज के हॉस्टल में रहती थी। यहाँ उनके पास अपना रिवाल्वर भी था। वनलता ने पहले से ही इसे सीख रखा था और इसी दौरान वे कई क्रांतिकारियों से भी मिला करती थी और वे पार्टी का हिस्सा बन गई। अन्य छात्रों की तरह वे भी लड़कों को महत्वपूर्ण जानकारियां और गुप्त संदेश पहुंचाया करती थी। रिवॉल्वर अब जाहिर है कि वो अपने पास नहीं रख सकती थी, क्योंकि बाकी जानकारी भी मिल जाती अगर कुछ होता तो, इसलिए वो उसे छुपाने के लिए अपनी दोस्त ज्योति के कमरे में रखती थी। ज्योति कड़ा, है ना जी। तो उनके कमरे में रखती थी और रोज हॉस्टल में किसी छात्रा के कमरे में चोरी की घटना घट गई एक दिन। तो क्या हुआ कि इसी संदर्भ में फिर जाहिर है कि वार्डन ने पूरे हॉस्टल की तलाशी ली। अब रिवॉल्वर जो थी वो ज्योति कड़ा के कमरे में मिल गई। ज्योति के गहन जब पूछताछ की गई उनसे और तब ये पता चला कि रिवॉल्वर जो है वो वनलता का है। और जी और पुलिस ने वनलता के कमरे में भी छापा मारना शुरू कर दिया। वहाँ क्रांतिकारियों के साहित्य वहाँ मिले और कुछ उन्हें वहाँ पर नहीं मिला। अदालती कार्रवाई के कारण ज्योति को 4 साल की कैद हुई और वनलता को भी 3 साल की कैद हुई। दोनों दोस्तों को खड़गपुर की हिजली जेल में एक साथ रखा गया था और पुलिस उनकी हर हरकत पर पैनी नजर रखे हुई थी। जेल में उन्हें क्रांतिकारियों के बारे में जानकारी पूछी जाती थी और यातनाएं भी जाहिर दी जाती थी ताकि वो कुछ कबूलें, लेकिन देश प्रेम का जो जज्बा था वो इतना ज़्यादा था कि उसके आगे उनकी ज़बान नहीं खुली और कोई उन्हें झुका नहीं सका। जी, वनलता दास श्वास रोगी होने के कारण जेल में अधिक दुर्बल हो गई, क्योंकि उनको दवाई और अच्छा भोजन नहीं मिल पा रहा था और इस कारण वे जेल से रिहा कर दी गई और ये शर्त रखी गई कि वे वापस राजनीति में भाग नहीं लेंगी। इस शर्त और उनकी असमर्थता के बावजूद उन्हें बड़ी बहन के घर नजरबंद कर रखा गया और यहाँ भी उन्हें उचित चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पा रही थी। फिर जाहिर है कि उपचार और उचित देखभाल नहीं हुई, तो फिर उसी अभाव में वो असमय ही केवल 21 वर्ष की अल्पायु में 1 जुलाई सन 1936 को इस दुनिया से चली गई। बंगाल में सन 1930 का समय एक ऐसे क्रांतिकारी दौर से गुजर रहा था जहां प्रत्येक छात्र छात्रा किसी न किसी क्रांतिकारी दल से जुड़ा हुआ था और जिनका उद्देश्य अंग्रेजों को सबक सिखाना था। फिर चाहे उनको मौत की नींद सुलाना हो या कुछ भी करना हो, सब कुछ करने के लिए लोग तैयार थे। जी, और बहुत सारे अंग्रेज ये जान गए थे कि अब यहाँ और रहना ठीक नहीं है। वे तबादले कराकर भागने की जुगत में लगे रहते थे। वे जान गए थे कि अब भारत को गुलाम नहीं बना सकते, एक दिन भारत को आज़ाद करना ही पड़ेगा। और इस तरह से हमारे देश के अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने अपने प्राणों की परवाह किए बिना अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। बिल्कुल एक मिसाल है। हम चाहे तो अपने देश को बचा सकते हैं, बस अपने हृदय में जो राष्ट्र प्रेम की लौ है उसको जलाकर रखना चाहिए। लुटे कोई
ऐसा कहीं होता है, ये तो बड़ा धोखा है। लुटे कोई मन का नगर बन के मेरा साथी। यहीं पे कहीं है मेरे मन का चोर। नजर पड़े तो बहिया दूं मरोड़। यहीं पे कहीं है मेरे मन का चोर। नजर पड़े तो बहिया दूं मरोड़। जाने दो जैसे तुम प्यारे हो, वो भी मुझे प्यारा है, जीने का सहारा है। देखो जी तुम्हारी यही बत्तियां मुझको है तड़पाती। लुटे कोई मन का नगर, लुटे कोई मन का नगर बन के मेरा साथी। रोग मेरे जी का, मेरे दिल का चैन। सावला सा मुखड़ा उस पे कारे ने। रोग मेरे जी का, मेरे दिल का चैन। सावला सा मुखड़ा उस पे कारे ने। ऐसे को रोके अब कौन भला, दिल से जो प्यारी है सजनी हमारी है। कहाँ करूं मैं बिन उसके, रह भी नहीं पाती। लुटे कोई मन का नगर, लुटे कोई मन का नगर बन के मेरा साथी। लुटे कोई मन का नगर बन के मेरा साथी साथी। साथी। तो तो ये भाई प्यारा सा गीत था ना कि लूटे कोई मन का नगर, और अभिमान फिल्म का ये गीत था। बिल्कुल अभिमान फिल्म का ये गीत तो बहुत सुंदर है। जी। लेकिन मौसम की जब बात आती है और आजकल खास तौर से जैसे कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, तो लोग खेत में काम भी कर रहे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं। अभी हमने जैसे जो संक्रांति की बात की, राजा संक्रांति की, जी तो इस समय से फिर से खेत में काम शुरू हो जाता है। तो आंखों को बचाना बहुत जरूरी है, बिल्कुल। क्योंकि कभी कभी जब बारिश नहीं होती है उसके बाद क्या होता है कि धूल के कण जो है पर्यावरण में और हट जाते हैं ना और वातावरण कुछ से। कीट पतंगे भी चले आते हैं, ये भी आंखों में असर डालते हैं। हाँ, लेकिन ये जो हम बात कर रहे थे कि वायुमंडल से जब ये कणें हट जाती है ना, धूल के कण, तो सूर्य की रोशनी और तेज आती है। जी तो जाहिर है कि बहुत चिलचिलाती धूप पड़ती है जब निकलती है, जिस समय तो बहुत अच्छी तरीके से निकलती है जी, और देखा नहीं जा सकता हाँ, एकदम सूरज को तो। इसलिए आंखों को बचाना बहुत जरूरी है। इस मौसम में हवाओं का जैसे जो तेज चलती हैं, तब सीधा असर हमारे स्वास्थ्य पर तो पड़ता ही है, आंखें सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं, है ना। जी। सूखापन हो जाता है, क्योंकि ज्यादातर शहरों का तापमान जो है वो तो 40-45 डिग्री रहता ही है, कभी कभी उससे भी ज्यादा चला जाता है ना। जी। तो और गर्म हवाएं भी बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। और गर्म हवाओं से आंखों की नमी सूख जाती है, एलर्जी बदलाव होने लग जाते हैं। वहीं इन दिनों एसी में ज्यादा रहने से भी आंखों में ड्राइनेस बढ़ जाती है, क्योंकि बिल्कुल। हम पानी पीने में लापरवाही करते हैं, क्योंकि एसी में अपने शरीर का पानी भी प्रभावित होता है, खींचता है। इसलिए पानी की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए, चाहे एसी में बैठे हो, चाहे आप गर्म हवाओं के दौरान आप बाजार या कहीं भी निकले हो काम के लिए,
करेंगे तो आपको पानी तो अपने मात्रा बढ़ा के ही रखनी है अपने हाँ, शरीर लेकिन के एसी अंदर। में क्या होता है ना कि हमें शरीर को या हमारा मुंह तो ऐसे सूखता नहीं है तो हमें जरूरत नहीं महसूस होती जी। है, लेकिन शरीर की जितनी जरूरत है उतनी तो चाहिए ही चाहिए। चाहिए, और जी। जब प्यास लगती है तो हम पी लेते हैं, लेकिन बिना प्यास लगे भी पानी पीते रहना ये नहीं याद रहता ये है नहीं ना। याद रहता है, तो बिल्कुल। इसलिए ध्यान रखना चाहिए, जब एसी में बैठे तो जरूर थोड़ी थोड़ी देर में पानी पी लें। लेकिन हम जो बात कर रहे थे कि जब वायुमंडल में ये कम हो जाता है धूल के कण, तो जाहिर है कि अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, कहते हैं 3 गुना तक बढ़ जाता है, और जिसे कहते हैं पराबैंगनी विकिरण जो होता है वो बहुत बढ़ जाता है। तो आंखों के ऊपर जो टीयर लेस सेल्स जो होती हैं, यानी आंसुओं की जो परत होती है वो क्षतिग्रस्त होने लगती है, और कॉर्निया जो है वो प्रभावित होता है। तो इस मौसम में धूल के कण भी आंखों में संक्रमण करते हैं, बहुत तरीके के इन्फेक्शन हो जाते हैं। जी, और लू से बचने के लिए सन ग्लासेस, आप चश्मा लगाइए, धूप का चश्मा लगाइए, टोपी पहनिए, स्कार्फ या आप छाते का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आंखों की नमी कैसे बनी रहे इसके लिए आप अपने डॉक्टर से भी बात कर सकते हैं। समय समय पर सादे पानी से आंखें आप धोएं। कुछ लोग गुलाब जल भी डालते हैं, वहीं कुछ लुब्रिकेंट या आई ड्रॉप का भी उपयोग करते हैं। आंखों को बाहरी रोशनी से भी आपको बचाना है कि तेज एकदम आप सूरज को मत देखने लगे। लेकिन आंखों के मामले में ये है रेणु जी कि अगर आपको कुछ भी लग रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, तो अपने आप से आप कोई भी दवाएं ना डालें। हाँ। आप डॉक्टर से अपनी बात करें, जो वो कहें वो चीज वही अपनाएं। करें। लेकिन जी। हाँ, गुलाब जल डाल सकते हैं अगर आपको जी। शुद्ध मिलता है तो, नहीं तो गुलाब जल बनाने की हम विधि भी बता चुके हैं, जी। आप बना भी सकते हैं। ये तो बात शरीर के हर अंग के लिए है कि कोई भी प्रयोग आप अपने ऊपर जी। ना करें, है कि नहीं। और पानी की समस्या जो होती है जैसे कम हो जाता है, उसका ध्यान रखें। और लू में डिहाइड्रेशन की समस्या हो जाती है, यानी शरीर से तरल पदार्थ का कम हो जाना, शरीर में नमक और चीनी की मात्रा का कम हो जाना, क्योंकि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 2/3 से भी अधिक पानी होता है, और ये जोड़ों और आंखों को चिकनाहट प्रदान करता है, पाचन में सहायता करता है, अपशिष्ट और विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है। इसलिए पानी का अधिक सेवन करना चाहिए। और तो रेणु जी, हम सोचते हैं कि हम लोग इस पर थोड़ी सी और बात करें, इससे पहले एक गीत सुन लेते हैं। ऐसा जी। अखियों ही अखियों में, अखियों ही अखियों में तेरी मेरी बात चली, अखियों ही अखियों में तेरी मेरी बात चली, बात यहाँ तक पहुँची। मैंने तेरे बिना जीना नहीं सोच लिया, मैंने तेरे बिना जीना नहीं सोच लिया। अखियों ही अखियों में तेरी मेरी बात चली, अखियों ही अखियों में तेरी मेरी बात चली, बात यहाँ तक पहुँची। मैंने तेरे बिना जीना नहीं सोच लिया, मैंने तेरे बिना जीना नहीं सोच लिया। ये तो कब का सोचा है, अब सोच जरा कुछ आगे, मेरा दिल तो लगा मचलने जिसमें कई अरमा जागे। तू भी तो जान ले बदले, कुछ होती है दुनियादारी, कुछ प्यार की भी रस्में हैं जो प्यार से भी है प्यारी। अखियों ही अखियों में तेरी मेरी बात चली, अखियों ही अखियों में तेरी मेरी बात चली, बात यहाँ तक पहुँची। मैंने तेरे बिना जीना नहीं सोच लिया, मैंने तेरे बिना जीना नहीं सोच लिया। झूम के आ पहलू में और छोड़ ये रस्में खस्में, कहते हैं जवानी में दिल रहता नहीं अपने बस में। फिर से वही बहकी बातें, फिर छेड़ा वही
मेरी बात चली, अखियों ही अखियों में तेरी मेरी बात चली, बात यहाँ तक पहुँची। मैंने तेरे बिना जीना नहीं सोच लिया, मैंने तेरे बिना जीना नहीं सोच लिया। अखियों ही अखियों में तेरी मेरी बात चली, अखियों ही अखियों में तेरी मेरी बात चली, बात यहाँ तक पहुँची। मैंने तेरे बिना जीना नहीं सोच लिया, मैंने तेरे बिना जीना नहीं सोच लिया। तो भाई किसके साथ जिए किसके बगैर जिए ये सब तो बातें अलग हैं, जी। लेकिन कुछ चीजें जो है अपने सेहत से जुड़ी हुई और खास तौर से आंखों से जुड़ी हुई उसका जरूर ख्याल रखें, है ना। बिल्कुल। तो हमारे साथी ने बहुत अच्छा लेकर भेजा है। बाकी चीजें तो लिखी है कि सीधा असर पड़ता है, लेकिन इन्होंने ये, हिदायत दी है कि जब भी बाहर से आए तो सूती कपड़े को या रुई को गुलाब जल में भिगोकर आंखों पर रखकर कुछ देर आराम करें, इससे आंखों को ठंडक मिलती है। बिल्कुल। और इसी तरह एक संदेश और मिला है कि धूप और लू का आंखों पर सीधा असर होता है, जिससे आंखों में जलन, खुजली और सूजन भी हो सकती है। ऐसे में बाहर जाते समय आंखों पर सन ग्लास पहनकर ही निकलना चाहिए। जब भी बाहर जाएं तो आप ये जो आपने कहा है वही चीज़ है कि इस तरह से आपको रहना है। और एक बात और है कि गंदे हाथों से आंखों को रगड़ना नहीं है, और छूने से भी इन्फेक्शन हो जाता है अगर गंदे हाथ होते हैं आपके। और जो हमारे शरीर में पसीना आता है या धूल आदि के कण होते हैं उनसे भी हमें संक्रमण हो सकता है। पैरासाइट और बैक्टीरिया भी पनपते हैं और इससे आंखों में एलर्जी और संक्रमण हो जाता है। तो कहना चाहिए कि साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। इसी तरह से देखो क्या होता है कि आंखों की कोशिकाएं जो होती हैं उनको रेटिना है जो उसको भी मजबूत करने में ल्यूटिन और अन्य तत्वों की बहुत अहम भूमिका रहती है। तो ये सब सब्जी और फल में पाए जाते हैं, इसलिए खास तौर से आजकल रसीले फल खाएं, सब्जियां ज़रूर खाएं। जैसे फलों की बात करें तो खरबूजा है, तरबूज है, खीरा है, और दूध आदि जो दूध से बने हुए जो अन्य पदार्थ हैं, भोज्य पदार्थ, उनका सेवन करें। और सब्जियों का तो महत्व हमेशा से रहा है और उसका तो ध्यान रखना ही है ना। बिल्कुल। और इसके साथ साथ 6 से 8 घंटे की नींद जरूर लें। और आंखों को, जैसा हम पहले भी कह चुके हैं कि आपको पानी से धोना है, ये बहुत आवश्यक काम है। तभी आप, अगर आपको बहुत ज़रूरी है तभी आप घर के बाहर जाएं। और यदि जाना भी है तो जो भी चीज़ें धूप से आपका बचाव करती हैं उन्हें साथ लेकर चलना चाहिए। और बच्चों का खास ध्यान रखें, उन्हें समझाएं कि घर के अंदर ही खेलने के लिए कहें उन्हें, और समझाएं क्या कुछ आप घर में ऐसी एक्टिविटीज़ करें कि बच्चे घर में ही रहें। और जैसे सन ग्लासेस की बात अक्सर होती है, लेकिन हमें लगता है कि बड़ा फैशन में ही लोग पहन रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। फैशन के अलावा सुरक्षा का भी है इसमें महत्व, तो इस बात का ध्यान रखें। और जो सिर आदि ढकने की बात है उसमें भी कोई शर्म या संकोच न करें, बिल्कुल ध्यान रखें अपना अच्छी तरीके से। अक्सर क्या होता है ना कि तेज हवाएं चलती हैं, तो अगर हम सिर ढक के चलते हैं तो थोड़ा सा अगर सर के आगे कर लेंगे तो वो भी एक छाते का काम करता है ना, छतरी का। तो उस तरीके से एक छतरी जैसी बना सकते हैं, छतरी लेकर चलें साथ में, तो ताकि सीधे आपको सर पर धूप नहीं लगेगी, आंखें जो है वो भी सुरक्षित रहेंगी, उनमें भी धूप नहीं लगेगी। बिल्कुल। और जैसे आप आंख को बचा रहे हैं तो इसी तरह हाथ को भी बचाने की सोचना चाहिए कि हाथ में भी साफ सफाई रखना है। साफ सफाई रखना है। और धूप की किरणें पड़ती तो त्वचा तो आपकी परेशान होती ही होती है। और जिनके जैसे कभी कभी देखा है रेणु जी कि थोड़े से बाल बड़े होते हैं, तो खुले बाल आप निकल गए हैं या स्कूटर पे, तो बाल लहरा के आपकी आंखों पे आ सकते हैं। अच्छा। तो थोड़ा सा तुमने कहा कि नहीं बाल कटवाने गर्मी में। नहीं मतलब कहने का मतलब ये है कि आप अपने बालों को बांध लें जब भी इस तरह के आप, क्योंकि सीधे केवल चेहरे पर नहीं आते, बल्कि आंखों में भी कभी कभी बाल चले जाता है। और तो आप ड्राइविंग कर रही हैं तो आपको दिक्कत आने वाली है। तो लेते हैं अंतराल, क्योंकि अंतराल का समय हो चला है।
हम अंतराल के बाद फिर हाजिर हैं। सबका लेकिन हाथ स्वागत में क्या करते है? हैं अंतराल में। पहले तो स्वागत कर तो लेते हैं। स्वागत किस चीज से कर रहे हैं? स्वागत तो बिल्कुल व्यंजन कर से रहे हैं। करते हैं स्वागत कौन सा हम। व्यंजन? हम करते नहीं तो सोच हैं। रही थी केवल हम बातों के पकवान लेकर हाजिर होंगे, ऐसा नहीं है। आज बातों हम के पकवान तो बहुत है, उसका हाँ। अंत नहीं है रेणु जी। नहीं। लेकिन आज हम बताएंगे तिल पनीर क्यूब्स की रेसिपी बताएंगे। क्या बात है। तो हमारी जो सखिया है, श्रोता है, वो कागज कलम दवात लेकर बैठी हैं। बिल्कुल बिल्कुल बैठी है, लिखना शुरू कर दें। तो इसकी सामग्री है 300 ग्राम पनीर आपको लेना है, और पनीर को आपको चौकोर टुकड़ों में करीब आधा इंच मोटे आपको काट लेने हैं। जी। और 2 बड़े चम्मच आपको सॉस लेना है, टमाटो सॉस लेना है, और 1 बड़ा चम्मच रेड चिली सॉस लेना है। 2 बड़े चम्मच सफ़ेद तिल लेने हैं, इसको आप अच्छे से साफ कर लीजिए। और 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, स्वाद के अनुसार काली मिर्च पाउडर और नमक अंदाज से लेना है। तेल थोड़ा सा आपको इसमें लेना है। अब इसकी विधि क्या है कि एक पैन में तेल आप गरम करेंगे, इसमें 1 बड़ा चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर आपको इसे भूनना है। अच्छा, और अभी 2 चम्मच नहीं, 1 ही चम्मच डालना है इसमें। हाँ, मतलब एक, अगर आपको लगता है कम, अब हिसाब से 2 बड़े चम्मच जी, या जी। आप 1 चम्मच कर सकते हैं। और इसमें आप दोनों सॉस को आप डाल दीजिए। जी। नमक और काली मिर्च डाल करके आप इसको अच्छे से मिला लीजिए। फिर इसमें आपने पनीर के जो टुकड़े काटे थे वो डालकर आप धीरे धीरे उसको चलाएं, और पनीर को आप पलटें, चारों तरफ से सॉस की परत उस पर चढ़ जाएगी। अब उसके ऊपर तिल बुरक दें आप, कुछ देर चलाते हुए मिक्स करें, और बस गैस बंद करके पैन से आपको प्लेट में इसको पनीर को सर्व कर लें। हाँ। और ये ध्यान रखना है चलाते समय कि पनीर के क्यूब्स टूटने ना पाए। जी। और इसको आप ऐसे ही खा सकते हैं, चाय के साथ खा सकते हैं, या आप नान या पूरी पराठे के साथ खा सकते हैं। और इसको रेणु जी स्टार्टर के तौर पर भी खाया जा सकता है। जी, क्या बात है। तो ये है हमारी तिल पनीर क्यूब्स की रेसिपी हो गई। लेकिन चलो अब स्टार्टर की बात हो गई तो पराठा बता देते हैं। हमारे साथी ने लेकर भेजा है लौकी का पराठा। लौकी को धोकर किस लीजिए, यानी कद्दूकस कर लीजिए। फिर एक कढ़ाई में तेल डालकर उसको उसमें ये लौकी जो घिसी हुई है वो डाल दीजिए, और उसमें बाकी मसाले डाल देंगे। और जब तक इसमें पानी है तब तक उसको भूनते रहेंगे ताकि पानी इसका सूख जाए। और देखो ऐसा है ना, ये तकनीकी जो है व्यवधान आ गया है। नहीं, लौकी का जब पानी सूख जाएगा तो फिर वो अच्छे से जब हम पराठे में भरेंगे, या तो पराठे आटे के साथ गूंदेंगे, जैसे भी 2 तरह से पराठे बन सकते हैं इसके। एक तो उसमें आटे में उसको सान करके बना सकते हैं, और दूसरा है कि आप उसी लौकी की जब आपकी सूख जाएगी तो उसमें आप मसाले वसाले डाल के, हरी धनिया अदरक सब महीन महीन काट के डाल के, मिर्च वगैरह भून लीजिए अच्छे से। फिर आप उसको लोई में भर करके पराठा बना सकते हैं। वैसे हमारी साथी ने ये लिखा है कि जब जाहिर है कि जैसे हम लोगों ने डाला उसमें कढ़ाई में तेल, उसमें जीरा, हरी मिर्च, मीठी नीम का तड़का ले ले, उसको पका ले, नमक, पीसी लाल मिर्च, गरम मसाला, हल्दी मात्रा के हिसाब से डाल दें। जब पूरा पानी सूख जाए जैसे तुमने बताया, तब तक उसको पकाएं। फिर जैसे मैदा या आटा गूंथ लें। बेहतर है कि आप आटा ही इस्तेमाल करें तो अच्छा है। लौकी का मसाला जब ठंडा हो जाए तो उसकी छोटी छोटी गोली बना लें, लड्डू बनाकर रखें, और आटे की लोई बनाकर छोटी छोटी पूरी बनाकर उसमें लौकी के लड्डू भरकर बना लें। घी तेल लगा के पका लें उसको तवे पर, और उसके बाद दही, सॉस, चटनी, अचार के साथ परसें। ये लिखती हैं कि आप गोभी आलू पराठा भूल जाएंगे, इतना टेस्टी लगता है ये पराठा। क्या बात है। और जाहिर है कि हेल्दी भी है। बिल्कुल। तो बस इस तरह की रेसिपी को तो बच्चों को भी चोरी से मतलब लौकी आप खिला सकते हैं, पता नहीं चलेगा उनको। ये भी खिला सकते हैं। और ऐसे मूली के पराठे भी बन जाते हैं। तो मूली को कस करके आपको उसमें सारे मसाले मिलाने, या तो आप आटे के साथ सान लें, या फिर आप पहले मसाला भून लें, फिर आप पराठे में भर के बनाएं। तो कई तरीके से पराठे तो भाई कई तरीके से बन जाते हैं। लेकिन आजकल के मौसम की अगर हम बात करें तो भाई लौकी का पराठा खा सकते हैं, उसके संग आप फलों का रायता ले सकते हैं। तो फलों का रायता बनाने के लिए पका हुआ पपीता 1 कटोरी छोटे छोटे टुकड़ों में, अंगूर आधा कटोरी, अनारदाना आधा कटोरी या आधा कप ले लें करीब, और केले के टुकड़े ले लें, और आम 1 कटोरी कटा हुआ ले लें। भुना हुआ जीरा 1 चम्मच चाहिए, काला नमक चाहिए, बाकी सादा नमक स्वाद के हिसाब से, पुदीने की पत्ती 1 चम्मच कटी हुई, हरी धनिया दोनों बराबर मात्रा में चाहिए, हरी मिर्च 1 छोटी कटी हुई, और दही करीब जितनी आपको ज़रूरत हो, आधा किलो करीब, पिसी हुई चीनी अंदाज से। अब इन सबको दही को अच्छे से फेंट लें, बल्कि हो सके तो आप छान लेंगे तो अच्छा रहेगा, और बारी बारी से सारी सामग्री मिला लें। आधा घंटे इसको फ्रिज में रख दें, और ठंडा होने पर सर्व करें। और ऊपर से भुना हुआ पिसा हुआ जीरा अगर फिर से डाल देंगे ऊपर से तो और अच्छा लगेगा। तो बहुत ही स्वादिष्ट लौकी के पराठे के संग खा सकते हैं, और वैसे सादा भी 1 कटोरी आप एक बोल में खा सकते हैं। बिल्कुल। और हम बढ़ सकते हैं गीत की तरफ। अरे वाह, क्या बात है।
ये एक सपना, फूलों के शहर में है घर अपना। क्या समा है, तू कहाँ है, मैं आई 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 आई, आजा। कितना हसीन है ये एक सपना, फूलों के शहर में है घर अपना। क्या समा है, तू कहाँ है, मैं आया 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 आया। आया। यहाँ तेरा मेरा नाम लिखा है, रास्ता नहीं ये आम लिखा है, ओ ये है दरवाजा जहाँ तू खड़ी है। अंदर आ जाओ सर्दी बड़ी है। यहाँ से नजारा देखो पर्वतों का, झांकू मैं कहाँ से, कहाँ है झरोका, ये यहाँ है, तू कहाँ है, मैं आई 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 आई। आजा। कितना हसीन है ये एक सपना, फूलों के शहर में घर अपना। क्या समा है, तू कहाँ है, मैं आया 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 आया। आजा। अच्छा ये बताओ कहाँ पे है पानी, बाहर बह रहा है झरना दीवानी। बिजली नहीं है यही एक गम है, तेरी बिंदिया क्या बिजली से कम है। छोड़ो मत छेड़ो, बाजार जाओ, जाता हूँ जाऊंगा, पहले यहाँ आओ। शाम जवां है, तू कहाँ है, मैं आई 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 आई। आजा। देखो मैंने देखा है ये एक सपना, फूलों के शहर में है घर अपना। क्या समा है, तू कहाँ है, मैं आई 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 आई। आजा। कैसी प्यारी है ये छोटी सी रसोई, ओ हम दोनों हैं बस दूजा नहीं कोई। इस कमरे में होंगी मीठी बातें, उस कमरे में गुजरेंगी रातें। ये तो बोलो होगी कहाँ पे लड़ाई, मैंने वो जगह ही नहीं बनाई। प्यार यहाँ है, तू कहाँ है, मैं आई 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 आई। आजा। कितना हसीन है ये एक सपना, फूलों के शहर में है घर अपना। क्या समा है, तू कहाँ है, मैं आई 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 आई। आजा। देखो मैंने देखा है ये एक सपना, फूलों के शहर में है घर अपना। क्या समा है, तू कहाँ है, मैं आई 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 आई। आजा। मैं आई 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 आई। आजा। मैं आई 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 आई। मंजरी,
हमने भी एक सपना देखा है। क्या देखा है? तुम लड्डू खिला रही हो मुझे। लड्डू खिला रहे हैं, ठीक है, तो बनाएंगे फिर खिलाएंगे, लेकिन हम सोच रहे हैं कि लड्डू तो आप खिलाने वाली। नहीं, लेकिन तुम अच्छा, खिलाओ। लड्डू की बात से पहले हम ये तो बता देना कि ये गाना हमने लव स्टोरी फिल्म से लिया लो, है ना? सारा मजा किरकिरा कर दिया तुमने। कहा हम लड्डू खा रहे थे तुम्हारे देखिए, हाथ लव से। स्टोरी, प्यार की कहानी के बाद जब लड्डू की बात आती है ना, जब प्यार की कहानी ये की तुम बात बात होगी घुमा फिर रही हो। लड्डू तुम तो बात कितना घुमा रही अच्छा हो। होता है। देखिए, चलो अच्छा, कोई बात नहीं, लड्डू चलो ना सही, तुम क्या खिला नहीं, हम सोचे सकती हो पहले वो खिलाओ। हम चलो, अच्छा, तुम जो चलिए। खिलाना चाहती हो वो खिला दो। चलिए। सपना हम कुछ भी देखें, मिलेगा तो वही जो मंजरी चाहेंगी। चलो दिखा, खिला दो, खिला दो। चलिए, तो लड्डू फिर बाद में हम आपके साथ खाएंगे मिलकर जी, के, जो बिल्कुल। आप बताएंगी। तो देखिए, ये रेसिपी हमारी है मूंग दाल टोस्ट। अच्छा, तो इसकी क्या बात है। सामग्री है, पीली मूंग की दाल आपको लेनी है 1 कप, हरी मिर्च 2, पीली मतलब मूंग की दाल। मूंग की अच्छा, दाल हाँ, पीली वाली, धुली वाली, जी। और इसको आपको 2 घंटे के करीब भिगो देना है। और हरी मिर्च आपको 2 या 1 जो भी है महीन काट के रख लें। और हल्दी आधा चम्मच लेनी है, काली मिर्च पाउडर छोटा चम्मच लेना है, चौथाई छोटा चम्मच, और नमक आधा छोटा चम्मच या अपने स्वाद के अनुसार, हींग 1 चुटकी, प्याज आधा बारीक कटा लेना है, गाजर आधी कसी हुई, शिमला मिर्च आधी महीन कटी, और हरी धनिया 2 बड़े चम्मच कटी हुई, और ब्रेड के 6 पीस लेने हैं। मक्खन आपको सेकने के लिए लेना है, अगर मक्खन नहीं है तो आप इसको घी या देसी घी में, ऑयल में भी कर सकते हैं। हाँ। और इसकी विधि है कि मूंग की दाल आप धो लें, मिक्सी में इसको आप पीस लें, जी। एक बाउल में आप निकाल कर इसमें सारे मसाले जो हमने बताए वो सब मिला दें, सब्जियां भी मिला दें, और उधर आपको गैस ऑन करके उसके ऊपर तवा चढ़ा के गर्म करना है। और ब्रेड पर जो है आप दोनों तरफ से पहले मक्खन लगा के हल्का सा पैन पे डालना, हल्का हल्का सा ब्रेड को सेक लेना है। फिर उसके बाद उसको आप बाहर निकाल लीजिए, हल्की सी सिक जाए। अच्छा। उसके बाद दोनों तरफ आप उस पर मूंग की दाल का पेस्ट लगाना है, और वापस तवे पर हल्का सा मक्खन डाल करके आपको ये सेक लेना। ब्रेड डाल करके मूंग की दाल की लगी हुई परत दोनों तरफ से सेक लेनी है। और जब ये सुनहरी दोनों तरफ से सिक जाएगी, तब आप इसे चटनी या सॉस के साथ क्या बात है। बनाकर खा सकते हैं। और अब तो खाइए ही आप, खाइए ना, हाँ, खा खाना ही सकते हैं, खाना क्या है, मतलब है ना? अब आप लड्डू खिलाइए हमें। चलो, तुमने तो उल्टा ही गंगा बहा दी। चलो कोई बात नहीं, चलिए। बिस्किट के लड्डू बता देते हैं, बिस्कुटी लड्डू। ठीक है, तो 12 बिस्किट ले लें जो आपको पसंद हो, इसमें ऑप्शनल है ना? वैसे तो जो थोड़ा सा कुरकुरे ज्यादा होते हैं, जो रफ होते हैं, जो आजकल कहते हैं ना कि जो जिसमें रफेज ज्यादा होता है, रेशे ज्यादा होते हैं, वो बिस्किट लेंगे तो अच्छा है, लेकिन बाकी आप कोई भी ले सकते हैं। करीब 150 ग्राम सूखा पेठा चाहिए इसमें, आधा कप नारियल पाउडर, 1 बड़ा चम्मच बादाम का पाउडर ले लें, और चौथाई कप टूटी फूटी, और चौथाई छोटा चम्मच इलायची पाउडर, 2 बड़े चम्मच बादाम फ्लेक्स यानी उसकी जो हवाई कट्टी है वो ले, और इतने ही पिस्ते भी ले। ये दोनों चीज़ें आपकी पसंद के हिसाब से, आप काजू भी ले सकते हैं, और भी जो लेना चाहे ले सकते हैं। और बिस्किट का जो चूरा है मिक्सी के पॉट में बना लें, यानी कि अच्छे से उसको पीस लें, लेकिन बहुत बारीक नहीं पीसना है, थोड़ा दरदरा ही रखें। और पेठे को भी कस लें, कद्दूकस कर लें, और एक बाउल में सब सामग्री मिलाकर लड्डू बना लें, बस क्या तैयार हो बात गया। है, कितने बढ़िया है ना, आपने- आसान, फटाफट। आसान रेसिपी ये, और बहुत अच्छी ये है रेसिपी। तो अब ये रेसिपी की हम लोगों ने बातें बहुत सारी कर ली, तो अब सुनते हैं कि एक गीत सुन लिया जाए रेणु जी। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा।
जब से घूमे धरती सूरज चांद सितारे, जब से घूमे धरती सूरज चांद सितारे, तब से मेरी निगाहें समझे तेरे इशारे, रूप बदल कर साजन मैंने फिर से तुम्हें पुकारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। प्यार के पंख लगा के दूर कहीं उड़ जाए, प्यार के पंख लगा के दूर कहीं उड़ जाए, जहाँ हवाएं गम की हम तक पहुँच न पाए, खुशियों की खुशबू से महके घर संसार हमारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। तो ये गीत हमने लिया भीगी पलके फिल्म से। वाह, क्या और बात है। देखिए ना रेणु जी, कितने सारे संदेश मिले हैं। क्या? एक संदेश आया है कि घर को बनाना है ऑफिस व काम के तनाव को, घर को घर बनाना है ऑफिस व काम के तनाव को, ऑफिस और काम पर ही छोड़कर गृह प्रवेश करना है, घर में सदैव खुशी का माहौल बना के रखना है, घर में आते ही मोबाइल फ़ोन का मिनिमम उपयोग और घर वालों के साथ संवाद भी असरकारक परिणाम दे सकता है। क्या बात है, बहुत अच्छा सुझाव आपका है। लेकिन हमारे सभी साथियों ने लगभग तनाव के ही बारे में लिखा है कि तनाव की स्थिति तब होती है जब हम दबाव लेने लगते हैं और जीवन के हर पहलू पर नकारात्मक रूप से सोचने लगते हैं। ये समस्या शारीरिक रूप से कमजोर करने के साथ साथ भावनात्मक रूप से भी आहत करती है। इससे ग्रस्त व्यक्ति न तो ठीक से काम कर पाता है और न ही अपने जीवन का खुलकर आनंद उठा पाता है। कार्यशैली और संबंधों पर बुरा असर पड़ने के चलते उसमें जीने की इच्छा भी खत्म हो जाती है। जाहिर है कि तनाव में रहने वाले अधिकतर लोग आत्महत्या की ओर भी कदम बढ़ा लेते हैं। बिल्कुल। और देखिए इसी तरह एक और संदेश मिला है कि तनाव तो ना ही घर में ना ही बाहर अच्छा होता है। तनाव से गुस्सा आता है, बात बिगड़ जाती है। एक मुस्कान से बात बन सकती है, तो मुस्कान भली है, मुस्कान को अपनाएं। क्या बात है। और इसी तरह देखिए दूसरा भी संदेश है कि आज तनाव के बारे में पहली बार अपने विचार प्रस्तुत कर रही हूँ। बिल्कुल। तनाव से मुक्ति पाने के लिए तनाव विवरणिका आपको जीवन के नियमित तनाव कारकों को पहचानने और उनसे निपटने में मदद करेगी। जब कभी तनाव महसूस करें, आप उसके विवरणों को लिख लें। दैनिक रूप से विवरण लिखने से आपको तनाव के पैटर्न और सामान्य विषयों का अंदाजा मिल जाएगा। या तो हम उन परिस्थितियों को बदल दें या उनके प्रति अपनी प्रतिक्रिया में परिवर्तन ले आएं। उन्हें दूर करने या कम करने के उपाय अपनाएं। तनाव पैदा करने वाले कारकों से बचें। तनाव पैदा करने वाले कारकों को बदलें। अपनी प्रतिक्रिया में बदलाव लाएं। सामने जो भी समस्या आए उसका डटकर और दक्षता पूर्वक मुकाबला करें। बिल्कुल। तो वैसे भी देखो, कोई भी अगर स्थिति आती है, अगर हम जी। उसका स्वागत कर लेते हैं तो जाहिर है कि उसको अच्छी तरीके से हम उसका सामना कर सकते हैं और हर चीज को चुनौती के रूप में ना लें। मान लें कि ये स्थिति है, बस ठीक है, जो है वो है ना जी। क्योंकि हम निकलते हैं घर के बाहर या नहीं भी निकलते हैं तो घर में भी तनाव हो सकता है। जो घर के बाहर गया है उसके बारे में ही सोचकर हम तनावग्रस्त हो सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन हाँ, जब आप घर में अंदर आ रहे हैं तब इस बात का ख्याल रखें कि दफ्तर हो, कारोबार का तनाव हो या अपने रास्ते में कुछ हुआ है तो उसको वहीं छोड़ दें तो बेहतर है जी, है ना। लेकिन मंजरी, एक बात तो है कि
इसके लिए आपको घर से ही अभ्यास करना पड़ेगा और जो भी तनाव है उसको जहाँ भी है वहीं छोड़ दे तो बेहतर है ना? बिल्कुल बिल्कुल, वो उससे क्या था कि एक घर का माहौल आपका अच्छा रहता जी। है। लेकिन कभी कभी आप होता ना रेणु जी, इतने ज्यादा तनाव में घिर जाते हैं कि अब हम अपने मन में ही घुल रहे हैं, तो आप घर में जब थोड़ा रिलैक्स मूड में हो जाए तो अपने हम सफर को, अपने साथी को बता सकते हैं धीरे धीरे, तो उससे भी आपका तनाव जो है वो कम हो जाएगा। कभी कभी बढ़ जाता है। बढ़ भी जाता है और दोनों चीजें होती देखिए। आपने तो मुझे फंसा दिया। मैं अच्छे से बोल रही थी कि नहीं तो दोनों तरह से सच्चाई तो देखिए। यही है ना, देखो हाँ, बढ़ता भी है लेकिन कभी कभी बढ़ क्या जाता होता है। ये कि निर्भर करता है कि जो आपका जो जीवन साथी है हाँ, उसका स्वभाव कैसा है। हाँ, वो आपको या राय भी दे सकते हैं हाँ अच्छी, देखो है ये ना? तो फिर वही बात है, हर बार राय अच्छी मिले ये जरूरी नहीं है। जी। तो ये निर्भर करता है कि स्थिति क्या है, सामने वाले की स्थिति जी। क्या है। हाँ लेकिन घर में जैसे तुमने कहा कि घर में हम बहुत तरीके की समस्याएं जो है सुलझा भी लेते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि घर में एक खुशनुमा माहौल बना रहे, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और तनाव जो है सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी होता है और आपको जो धीरे धीरे बीमार कर देता है। बिल्कुल। तो कुछ मुद्दे होते हैं जैसे कि जॉब में डिमोशन होना या कुछ अलग तनाव या शादीशुदा जिंदगी में अनबन के झगड़ों के किस्से होते हैं या अकेलापन है, आर्थिक तंगी है, और मतलब तनाव की तो कोई सीमा नहीं रहती है, किसी भी तरह का हो सकता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपकी इससे ऊर्जा में कमी ना आए, कैसे आपको फिट रखना है ये आपको सोचना है, थकान सिर दर्द ना हो, और नहीं तो बहुत सारी प्रॉब्लम समस्याएं रोगग्रस्त हो सकते हैं, तो उन सब बिल्कुल। चीजों को ध्यान रखना है। वैसे सबसे हमारे साथी ने भी लिखकर भेजा है कि योग और ध्यान जो है वो सबसे कारगर तरीका है, इससे तनाव कम होते हैं, नींद भी अच्छी आती है। अच्छा नींद अच्छी आती भी है लेकिन नींद ना आए तो बेहतर उसके लिए भी उपाय करें कि नींद आए अच्छी, तो जाहिर है कि आपका तनाव कम रहेगा। इसके लिए आप कुछ मसाज आदि कर सकते हैं, मतलब मालिश आदि कर लें, खुद ही मालिश करें, किसी का इंतजार न करें, इसके लिए जीवन साथी का बिल्कुल इंतजार न करें। और आप अपने हाथ पैर में खुद तेल लगा लें, दबा लें उसको, तो आराम मिलेगा। और उसके संग संग किताबें पढ़ लें, कुछ मधुर संगीत भी सुन लें, है ना? और तो बस इस तरह से अगर आप अपने आप को रखेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। नहीं तो मधुर संगीत सुना दो ना, तब में पता चलेगा। हाँ, आपका इशारा हम समझ गए। एक तेरा साथ, एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है। एक तेरा साथ, एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है। तू है तो हर सहारा है। ना मिले संसार, ना मिले संसार, तेरा प्यार तो हमारा है। ना मिले संसार, ना मिले संसार, तेरा प्यार तो हमारा है। तू है तो हर सहारा है। एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है। एक तेरा साथ। हम अकेले हैं, शहनाइयाँ चुप हैं, तो कंगना बोलता है। तू जो चलती है छोटे से आंगन में, चमन सा डोलता है। आज घर हमने, आज घर हमने मिलन के रंग से संवारा है। तू है तो हर सहारा है। ना मिले संसार, तेरा प्यार तो हमारा है। ना मिले संसार। देख आंचल में
तो ये हम लोग ने जो बातें कर रहे थे ना, तो उस पर एक छोटा सा किस्सा है क्या? कि एक आदमी था, वो काम करके ऑफिस से आता था, उसने अपना घर जो था थोड़ा शांत इलाके में बना रखा था। तो जब भी वो घर आए तो बाहर ही एक आम का पेड़ था, उसके नीचे आकर के वो अपना सारा बैग खोलता और कुछ ना कुछ बिखरे देता। अच्छा। तो उसको कुछ चोर देख रहे थे, तो चोरों ने सोचा कि ये चक्कर क्या है, यहाँ क्यों करता है। तो कई दिन ऐसे ही चलता रहा। फिर उसने एक दिन उनके जाके घर, चोरों ने डिसाइड किया कि जाके उनके घर ही में पूछ लेते। तो चोर उनके घर चले गए अच्छा। और उनसे पूछा कि भाई आप रोज ऑफिस से आते हो और यहाँ पर कुछ डाल देते हैं, तो वो क्या है। तो उन्होंने कहा आप क्यों पूछ रहे हैं। बोलते हैं हम लोग चोरी के इरादे से आते हैं और सोचते हैं शायद आपने इधर कुछ रुपए पैसे कुछ छुपा रखे हैं, इसलिए हम लोग उसको बैठते हैं खोजने वहाँ के पर, हाँ। बैठते हैं और सोचते हैं कि इसमें कुछ ढूंढते हैं, लेकिन कुछ मिलता नहीं है। तो उसने कहा नहीं, हम बाहर से आते हैं तो हमारे पास इतना ऑफिस का तनाव रहता है कि हम आके बैग खोल के वो सब ऐसे झूठ-मूठ ऐसे बिखरा देते हैं और फिर घर चले जाते हैं, और जब अगले दिन आके फिर से बैग खोल के उसको उठाते हैं तो वहां पर कुछ कम हो जाता है मेरा अच्छा, तनाव। क्या बात तो है। फिर चोरों को लगा, बोले कि नहीं ये तो बहुत बड़ी सीख है, उन्हें मिल गई। तो इस तरह से उनको लगा इस तरह कि से यानी कि हम एक क्रिया कर सकते हैं, और जी। ये भले ही उसको कह सकते हैं ना कि पैसिव वो है कि हाँ इनडायरेक्टली हम करें, और ऐसे अपने तनाव को रोज निकाल लें तो बेहतर है। और इसी के साथ सखी सहेली कार्यक्रम का समय समाप्त होता है। तो दीजिए मंजरी वर्मा और रेणु चतुर्वेदी को इजाजत तो स्वीकार कीजिए। नमस्कार। नमस्कार। सखी सहेली।